स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। किसी भी तरह से कोई भी कारण हो, आप लोगों को अपने आप को पूरी तरह से प्रेरित रखना है और इस तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपनी तैयारी को परखना है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, अभी कोई भी गलतियां हों, कितने भी स्कोर हों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय है, हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे इन चीज़ों को। आइए शुरुआत करते हैं इस क्विज से। हम देखते हैं क्या प्रोग्रेस है यहाँ पर। एंट्री, जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इस क्विज को रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि किस तरह से हम लोग एक उस एनवायरनमेंट को फेस करेंगे, हम उस सिचुएशन को फेस करेंगे कि विद इन टाइम, लिमिटेड टाइम में आपको जवाब देना है, प्रश्नों का सामना करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, सारे यूनिट्स को कवर करना है। आइए शुरुआत करते हैं उसी परंपरा में। यह एंट्री फॉर्मेलिटी जो है, जो कि यहाँ पर हो चुकी है, मैं क्विज स्टार्ट कर दे रहा हूँ। यह क्विज नंबर, यह जो है टेस्ट सीरीज 16 है, आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, सारी यूनिट्स को कवर किया गया है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सारे यूनिट से मैंने कवर किया है, तो पहला प्रश्न आपका यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स। और यह प्रश्न देखिए, 75वीं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द कैंपेन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आवर रेस्पेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 75th रिपब्लिक डे? दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी उंगली सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगी, द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाएगी, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत करी थी। उन्होंने 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। और इसमें इस अभियान का उद्देश्य यह है कि भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेशनल अफेयर्स से है, रिलेवेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह थोड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं, इवेंट्स बेस्ड भी होते हैं। यहां देखिए, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस सीनेटर ने भागवत गीता पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया? इस प्रश्न की यूनिकनेस को देखिए। यहाँ कह रहा है कि किसने इतिहास रच दिया, तो दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, चारों पर्सनालिटीज को देख सकते हैं। इसमें जो यह काम किया है वह किया है बैरिस्टर वरुण घोष, बॉर्न इन दिल्ली, भारतीय मूल के हैं, और मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडिया बॉर्न ऑस्ट्रेलिया सीनेटर टू स्वेयर हिज ओथ on the Bhagavad Gita. Now move to the question number 3rd, and this is related to what? This is related to research. Scientific research is the part of your syllabus, you know, and see this question, this belongs to that part only. And you see, किस मिशन के अंतर्गत, under which mission ISRO will send a manned spacecraft in 2025? अभी इससे पहले एक रोबोट भी जा रही है, याद रखिएगा, व्योममित्र, आपको मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, और यह कह रहा है कौन जा रहा है, तो यह जा रहा है गगनयान। दोस्तों गगनयान को अपने ज़हन में रखिएगा, यह 2025 में जा रहा है। 4 लोगों को इसके लिए चुना गया है, ग्रुप कैप्टन पारसनाथ नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और दो लोग हैं। और इसको ध्यान में रखिएगा, गगनयान याद रखिएगा 2025 में जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, पहली बार जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में करंट अफेयर्स से है और रिलेवेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? यह बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला था, कूटनीतिक मामला था, और वह लोअर कोर्ट ने इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी थी। इजराइल को कुछ जासूसी संबंधी बातों को लेकर के, लेकिन भारतीय दबाव की वजह से इनको छोड़ना पड़ा। और ये मामला कहाँ का था? यह कतर का मामला था। कतर ने 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा किया बाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों के पैटर्नों से आप अवगत होते चलिएगा। पूरे माहौल को एकदम बना दिया गया है आपकी तैयारी के लिए, और यह एक शुरुआत भर है। अब इसी चैनल पर हम ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे कि 30 प्रश्न आपको 15 मिनटों का खेल लगेगा। 30 में 30 पाने का हम लोग प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। कुछ ऐसी ईश्वरी कृपा रही है, हूबहू प्रश्नों का मिल जाना, 20 से 25 क्वेश्चन का लगातार उस तरह से मिल जाना, यह अपने आप में एक चमत्कार रहा है। प्रयास वैसा किया जा रहा है। आइए इसको देखते हैं।
यूपी से यह प्रश्न है, यूपी में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और उससे संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न रहता है, आप जानते होंगे, आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत कब तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? प्रश्नों को ढूंढ करके आपके लिए लाना पड़ता है। देखिए, यह उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, इसके तहत सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसमें 2028 तक इनको इतने 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक ले जाने की परिकल्पना की गई है। 2028 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सारी यूनिट्स को कवर करना और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारा प्रयास होता है। और उसी श्रृंखला में इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेटमेंट यह कह रहा है कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में किसने कहा है कि प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्ययनशील रहना आवश्यक है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, हु हैज सेड दैट फॉर इफेक्टिव टीचिंग इट इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू ऑलवेज रिमेन स्टडियस? तो यह कहा है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था आपसे कि आप प्रश्नों का निर्माण करना सीख जाइए, सफलता आपकी कदम अवश्य चूमेगी। आप जो चीज़ पढ़ते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, कोई क्या बता रहा है, यह कोई मायने नहीं रखता है। आप क्या पढ़ रहे हैं यह मायने रखता है, क्योंकि आप देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग हैं, आप देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप कल्पना करिए, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं। मैं या कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। आपको सिर्फ एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है और उसका निर्माण स्वयं ही आपको करना है, क्योंकि आप नेट हो, JRF हो, डॉक्टरेट हो, और यह भारत की सबसे ऊंची जो कहा जा सकता है एजुकेशनल फील्ड की सबसे ऊंची डिग्री है। तो इसमें कोई आपको क्या गाइड कर सकता है? यह तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पास। और यहाँ प्रश्नों का निर्माण के दौरान इस प्रश्न को देखिए, मूल्यांकन से प्रश्न आता है, दिमाग में रखिएगा। कुछ पार्टिकुलर पार्ट हैं, आप अपनी तैयारी के दौरान, स्मार्ट तैयारी के दौरान इस बात को रखिएगा कि आप बहुत सारा पढ़ते हैं मायने नहीं रखता, आप क्या पढ़ते हैं यह मायने रखता है। मैंने कई बार आपसे कहा है, मूल्यांकन से प्रश्न आता है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके मूल्यांकन को परिमाणात्मक तकनीक में शामिल नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, लिखित परीक्षा को शामिल किया जा सकता है, मौखिक परीक्षा को शामिल किया जा सकता है, व्यावहारिक परीक्षा को शामिल किया जा सकता है, लेकिन संचित रिकॉर्ड जो होता है वह गुणात्मक तकनीक है। जैसा कि आप जानते हैं, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका इंटरव्यू है, जो आपकी चेकलिस्ट है, जो आपका क्रम निर्धारण पैमाना है, संचित रिकॉर्ड है, यह गुणात्मक तकनीक है। जबकि परिमाणात्मक तकनीक में आपको लिखित परीक्षा मिलती है, मौखिक परीक्षा मिलती है, व्यावहारिक परीक्षा मिलती है। अवगत हो चुके होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कह रहा है, अनुसंधान की किस विधा में कारण और प्रभाव, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करने की बात कही जा रही है कि एक घटना दूसरे घटना को कैसे अंजाम देती है। आप देखिए इस प्रश्न को, और इसमें 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा प्रायोगिक अनुसंधान। यहाँ पर कह रहा है कि एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। जैसे धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। मैंने कहा था प्रश्नों को बनाइए, आप सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिए कि डेटा से भी प्रश्न आते हैं। प्रदत्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सही परिभाषित नहीं है? दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें 3 तो सही परिभाषित हैं। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के दौरान समय लग जाएगा, तो आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। लेकिन जो चौथा यहाँ पर ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि आप जान लीजिए मात्रात्मक प्रदत्त में बड़े प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है, लार्ज सैंपल की आवश्यकता होती है, न कि छोटे स्मॉल सैंपल्स की। तो यह एक गलत है। इसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः आपका आ गया किससे? आपका आ गया कंप्यूटर से, ICT से। जैसा कि आप जानते हैं, ICT या हो टीचिंग एप्टीट्यूड हो,
जियोग्राफी ऑफ इंडिया हो, नेशनल मूवमेंट हो, सोलर सिस्टम हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सबसे आपको प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पर आईसीटी से प्रश्न देखिए, यह कह रहा है किसका इस्तेमाल इंटरनेट या किसी स्थानीय नेटवर्क से जुड़े उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। कोई भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी लैपटॉप जो भी यूज करते हैं, अगर उसको फाइंड आउट करना है, इसका पता लगाना है, तो यह इंटरनेट का जो इसको पता लगाते हैं प्रोटोकॉल से, आईपी एड्रेस से, इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है जिससे कि पहचान की जाती है। आईपी एड्रेस का सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप सिर्फ पैटर्नों से अवगत हो लीजिए, सफलता आपके एकदम कदम चूमेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि आप प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के बनने जा रहे हैं, न कि आप सामान्य ज्ञान के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। इसकी महत्वपूर्णता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आप कम से कम 20 से 25 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और आप अपना फोकस पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट पर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका मुकाबला अपने लोगों से है। बहुत ही कठिन मुकाबला है। जीके में सारे लोग सामान्य हैं, जीके में सारे प्रश्न सामान्य हैं, सारे के लिए एक समान हैं, लेकिन आपके अपने सब्जेक्ट में पार्टिकुलरली मुकाबला आपके अपने लोगों से होता है, जो प्रवीण हैं, दक्ष हैं, पूरी तरह से माहिर हैं। लिहाजा इस प्रश्न को देखिए, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट एजुकेशन करते हैं तो आप पाएंगे, जैसे जो इंटेलिजेंस की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, तो आप देखेंगे 5वीं पीढ़ी की बात की जाती है। और यहाँ पर कह रहा है किस भाषा का यूज किया जाता है। दोस्तों, प्रोलॉग इसका सही जवाब होगा। प्रोलॉग जो है, इसमें 5वीं पीढ़ी की भाषाओं के उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आते रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों, इंडेक्स यह भी सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट विंग यह भी सर्च इंजन है, इकोसिया यह भी जर्मनी का एक सर्च इंजन है, और यहाँ पर ओपेरा जो है वह सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि ओपेरा एक मल्टी प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। तो ओपेरा के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सारे यूनिट को कवर करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को आपके लिए लाना, मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रश्न कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन नए प्रश्न मिलते हैं, किताबें वही रहती हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लू कार्बन निम्न में से किससे परिभाषित होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन। कार्बन यहाँ पर जो देखिए तीसरा सी जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ब्लू कार्बन का अर्थ है दुनिया के समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा मुख्य रूप से मैंग्रोव, समुद्री घास, सूक्ष्म शैवाल या अन्य पौधों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह भी आपका रिलेटेड है किससे, यह भी आपके एनवायरनमेंट से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूनिक टाइप प्रश्न है। बहुत इस तरह के प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के यूनिक प्रश्न ही आते हैं। यहाँ देखिए, जैव विविधता के किस मापन में, जैव विविधता किस मापन में पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। विच मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपेयर्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अक्रॉस चेंजेज अलोंग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा की बात की जा रही है, जबकि मैं आपको बता दूं बीटा डाइवर्सिटी इसका सही जवाब है। बीटा डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन स्पेसीज डाइवर्सिटी अलोंग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पढ़ सकते हैं हम आगे। अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः जो है महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में मिले, यूनिक प्रश्न है। यहाँ पर जो वर्तमान जो समय में जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी की बात की जा रही है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा की बात की जा रही है, उसमें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उसी की बात की जा रही है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में शामिल 80 देशों में से भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है भारत की, और भारत ने नाउ इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर। तो आप तीसरा भारत बन गया है। भारत की स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि 5.5
जो आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो 5.5% जो है 2023 में भारत की स्थिति रही है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। एक ज़माने में 0.5% था 2015 में, और 2023 में आप देखिए 5.8% की पोजीशन पहुंच गई है। हम तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है यह प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, एक या दो प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे प्रैक्टिस सेट से ईश्वरी कृपा से मिल जाते हैं। उसी एक मिलते तो बहुत सारे प्रश्न हैं, हो सकता है इसी टेस्ट सीरीज से ही एक प्रश्न मिल जाए। इस तरह से एक परंपरा सी मैं बनाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर देखिए, यह कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित करने के लिए या होने के लिए प्रस्तावित कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हम आप बता दें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जहर में रखिएगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रिसेंटली अ प्रपोजल हैज़ बीन सेंट टू इंक्लूड कांगेर वैली नेशनल पार्क इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशनल है। द टर्म ग्रीन मफलर, यहाँ हरा मफलर शब्द किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 प्रदूषण आपको दिए हुए हैं, जिनमें द टर्म ग्रीन मफलर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से। इट इज टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व प्लांटिंग रोज ऑफ ट्री एंड सर्व्स अराउंड नॉइज एरियाज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, और बहुत तेजी से बीत रहा है दोस्तों, जल्दी सॉल्व करना है। हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, किस रूप में वर्गीकृत की गई है दोस्तों। सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में, जो कि आप जानते होंगे, अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अगले प्रश्न में देखिए कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। दोस्तों नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, और यह 2 पर्वतों के बीच में बहती है। आप जानते हैं या जो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, मोस्टली रेनफॉल इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से होता है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात की जाती है, तमिलनाडु वो कहते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी इसको बोलते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों से आप अवगत होते चलिएगा, पैटर्नों से आप अवगत होते चलिएगा, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों को, पैटर्न को देखिए, सॉल्व करिए, कितना आपको आ रहा है उसको देखिए, नहीं आ रहा है उस पर काम किया जाएगा। निरंतर हम लोग प्रयास करते चलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुंबई हाई क्षेत्र का संबंध किसके उत्पादन से है। इस पार्टिकुलर एरिया का किससे संबंधित है। दोस्तों मुंबई हाई फील्ड जो है यह आपके खनिज तेल से संबंधित है, ऑयल एंड नेचुरल गैस संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री एंड कल्चर से है। एक यूनिक टाइप प्रश्न मैंने चयन किया आपके लिए अपनी पुस्तक। यहाँ में 2 प्रश्न मिलेंगे, किन्होंने किस पुस्तक को लिखा है, तो इन्होंने जो इसका उत्तर होगा वही उन्होंने पुस्तक को भी लिखा है। अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना है। दोस्तों आर्कटिक नॉर्थ आर्कटिक किसने मूल निवास माना है। बाल गंगाधर तिलक, द इंडिपेंडेंस फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रोपाउंडेड द आइडिया दैट नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 23। बहुत यह देखिए रिविलियन से प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग तरीके से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किस विद्रोह ने 1921 में हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर यह पूछता डायरेक्टली कि कौन सा विद्रोह था जो यहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1921 में हुआ था। दोस्तों यह केरला में हुआ था, और यह हुआ था मोपला विद्रोह। द मोपला रिबेलियन ऑल्सो नोन एज द मोपला राइट्स ऑफ 1921 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ राइट्स बाई मोपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला। तो यहाँ पर आप इसके साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 61वें यह जो संविधान संशोधन था, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, सॉरी यहाँ पर से 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कर दिया गया था 1989 में।
तो आप इसको अपने जहन में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि प्रस्तावना संबंधी किस वाद में न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। बहुत सारे वाद से प्रश्न आते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इसकी बात करी गई है। आप एक के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न के बारे में बात कह रहा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस नीति निर्देशक अनुच्छेद में, जो 36 से 51 तक है, उसमें किस नीति निर्देशक अनुच्छेद में पर्यावरण एवं वन संरक्षण को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से के दौरान से इसको संशोधन करके आर्टिकल 48A को जोड़ा गया है, जिसमें कि इनको शामिल किया गया है, पर्यावरण को, वन जीव संरक्षण को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। दोस्तों, संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण शाखाएं कहाँ पे नहीं है, सिक्किम और गोवा में नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो अंतिम है यह 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर किसको हम कहते हैं स्मॉल डिवाइडिंग ईयर। तो इसमें हम कहते हैं 1951 को। हम सबमिट कर रहे हैं, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। रिजल्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और रिजल्ट जो है यहाँ पर आपको व्यू रिजल्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ 30 में 30 मिलता है। आप भी इसी तरह से करें। धन्यवाद दोस्तों।